मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में आज फिर आपका स्वागत है। और आज भी मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबरें लाया हूं जिनकी डिस्कशन करना है, एनालिसिस आपको बताने हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, फीफा वर्ल्ड कप में उलटफेर हो गया है। ब्राज़ील क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई है। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से ब्राज़ील को हरा दिया है। तो एक जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप में जो उलटफेर हो रहे हैं, उसी सिलसिले में एक और उलटफेर हुआ है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल विधानसभा चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उसके डेवलपमेंट चल रहे हैं। जैसे दिल्ली नगर निगम चुनाव में अभी तक मेयर का तय नहीं हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि उनके पार्षदों को तोड़ दिया जाएगा और बीजेपी वहाँ अपना पार्षद बनाएगी। लेकिन आज बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि हम पार्षद नहीं बना हम महापौर नहीं बनाने जा रहे। आम आदमी पार्टी का ही महापौर होगा, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं। सत्ता में वे आए हैं 134, 250 में से 134 सीटें जीती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उठापटक चल रही है। वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? प्रतिभा सिंह बनेंगी। महारानी प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। और या उनके बेटे विक्रमादित्य बनेंगे, या फिर मुकेश अग्निहोत्री, या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू। इनमें खींचतान चल रही है। और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस ने भेजा था। तो आज उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री पद का नाम तय नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा, यानी दिल्ली में इस बारे में फैसला होगा। तो ये उठापटक है। बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन उस सत्ता को वो उसका कह सकते हैं कि दोनों हाथों से जो एक खुशी का माहौल है, उसको वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है, उसमें मैंने कल भी उसकी समीक्षा की थी, लेकिन आज मैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम पर आज भी इसकी समीक्षा करना चाहूँगा। आज मैंने कुछ आंकड़े देखे हैं और पढ़े हैं। उनके हिसाब से भाजपा को उनके बागियों ने हराया है। अगर भाजपा अपने बागियों को कंट्रोल कर लेती तो शायद हिमाचल प्रदेश में उसकी इतनी बुरी हार नहीं होती, बल्कि मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर बीजेपी लौट आती। बीजेपी के 12 बागियों ने 12 में से 2 बागी उनके जीते हैं, और जो 9 बागी हैं उन्होंने बीजेपी को हराया है। कैसे हराया है वो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 3 गुट थे। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका एक गुट था, और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री का अपना गुट था। इन तीनों ने टिकट बांटने को लेकर तब से लेकर और चुनाव प्रचार तक गुटबाजी करते रहे, और मुख्यमंत्री पद को लेकर तरह तरह की बयानबाजी देते रहे। अनुराग ठाकुर बार बार कहते थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का पद तय होगा, लेकिन जेपी नड्डा कहते थे कि जयराम ठाकुर ही बनेंगे। और उसके बाद जो खींचतान हुई, और उस खींचतान में क्या हुआ कि अनुराग ठाकुर अपनी जो हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी है उसी में ही बंधे रह गए, और अपनी कंस्टिट्यूंसी की वो 5 सीटें हार गए हैं। एक केंद्रीय मंत्री, एक युवा मंत्री, और जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हों, उनका अपनी सभी सीटें हार जाना ये दुखद है और आश्चर्यजनक भी है। जो बिलासपुर इलाका है वो जेपी नड्डा का है, वहाँ से 3 सीटें हैं, तीनों जेपी नड्डा जीत गए हैं। लेकिन अब इस पे सवाल होंगे कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो इस बार चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी अवस्था है, उम्र है, 78 के हो गए हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वो चाहते थे कि चुनाव लड़ें, लेकिन नहीं दिया गया, और इसके कारण वो नाराज़गी के कारण कैंपेन करने के लिए नहीं आए। अनुराग ठाकुर ने बहुत जोर लगाया, उनको दिल्ली में भी घुमाया गया, उनको हिमाचल में भी घुमाया गया, उनको गुजरात में भी घुमाया गया, लेकिन दिल्ली हार गए, हिमाचल हार गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक क्षमता है उस पर सवाल जरूर होंगे। अब मैं इसको आपको इसके जो एनालिसिस है उसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से निर्दलियों ने बीजेपी को हराया है। देखिए, इस बार जो वोट मिला कांग्रेस को 43.9% वोट मिला,
और बीजेपी को 43% वोट मिला, यानी 0.9% ज़्यादा वोट मिला कांग्रेस को, और कांग्रेस की 40 सीटें हो गई। और 0.9% कम मिलने से बीजेपी के जो वोट परसेंटेज है वो उसके कारण उसको उसकी 44 सीटें थी वो घट के 25 पर आ गई हैं। कांग्रेस को 18,52,000 वोट मिले, 18,52,504, और बीजेपी को जो मिले हैं 43% वोटों के हिसाब से 18,14,530, और जो इन दोनों का अंतर है वो महज 37,974 वोटों का अंतर है, यानी केवल 37,974 वोटों से बीजेपी हार गई। और ये कैसे हारी है इसका आगे मैं आपको और आंकड़े बताता हूं। बीजेपी के कुल 12 जो बागी थे जो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, बाकी तो वैसे तो 21 थे उनके, लेकिन 12 ऐसे थे जिनमें से 3 विधायक थे और 3 पूर्व विधायक थे और 2 वर्तमान विधायक थे। इसमें से बीजेपी को जो 2 हैं उनके बागी वो चुनाव जीते, 12 में से 2 जीते। एक तो देहरा सीट से होशियार सिंह जीते, और जो दूसरी सीट है वो नालागढ़ है, यहां से केएल ठाकुर जीते। तो 2 बागी तो बीजेपी के जीत गए। तो अगर 25 मान लीजिए उनकी सरकार बनने की स्थिति होती तो ये 2 बीजेपी में वापस आ जाते, लेकिन क्योंकि मार्जिन बहुत लंबा हो गया, 15 सीटों का कांग्रेस का 40 है और उनके 25 हैं, तो ये 15 सीटों का अंतर है। एक इनकी किन्नौर सीट है, उसमें कुलवंत नेगी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी का जो बागी है, और उन्हें 8,500 वोट मिले और बीजेपी यहां 7,000 वोट से हारी। सोचिए आप कि ये 8,500 अगर बीजेपी के पास होते, कुलवंत सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती तो 7,000 वोट से नहीं आती, क्योंकि 8,000 वोट इन्होंने काट दिए थे। तो ये कुल मिलाकर 15,000 वोटों से जीतते। इसी तरह से कुल्लू की सीट पर राम सिंह बागी बन गए थे और उनको 11,937 वोट मिले, और बीजेपी को यहाँ 4,000 वोटों से हार मिली। यानी अगर राम सिंह को टिकट मिलता तो वो 12,000 वोट उनके जो उन्होंने लिए वो उनके अपने थे, प्लस उनको जो 4,000 वोटों से बीजेपी हारी वो भी उनको मिलते, तो जीत का मार्जिन बड़ा होता। कुल्लू के बाद थियोग सीट है जो शिमला से लगी हुई है, यहां इंदु वर्मा को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 13,848 वोट उनको मिले, और बीजेपी यहां 4,000 वोट से हारी। ये भी देखो बीजेपी की सीट थी। इंदौरा से मनोहर धीमान को 4,422 वोट मिले और बीजेपी यहां से 2,200 वोटों से हारी। भौरांग से पवन कुमार को 6,861 वोट मिले और यहां बीजेपी मात्र 60 वोटों से हारी है, केवल 60 वोटों से। और ये भौरांग जो सीट है ये सुजानपुर क्षेत्र में आती है, यानी हमीरपुर में ही आती है, जो अनुराग ठाकुर के इलाका है। बड़सर में बागी संजीव कुमार को 15,252 सीटें मिली और बीजेपी को 14,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो 15,200 वोटें जो बागी ले गए संजीव कुमार, अगर ये बीजेपी को मिलते तो बीजेपी निश्चित तौर पर जीत जाती। भटियात में बागी उम्मीदवार को 7,741 वोट मिले और बीजेपी को 1,400 वोटों से बीजेपी हारी है, यानी ये सीट भी पक्का बीजेपी की ही थी। तो इस तरह से हिमाचल में जो बीजेपी हारी है, देखिए कितने मार्जिन से हारी है। गुजरात में तो स्पष्ट हो गया है कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आज बीजेपी की मीटिंग थी और उसमें राजनाथ सिंह और BS येदियुरप्पा को पर्यवेक्षक बनाकर गुजरात भेजा जा रहा है। वहाँ विधायक दल की मीटिंग होगी और भूपेंद्र पटेल को दोबारा से नेता चुन लिया जाएगा और फिर 12 दिसंबर को वो पदभार संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री खुद जाएंगे। तो मित्रों, ये जो चुनाव हुआ हिमाचल और गुजरात विधानसभा और दिल्ली नगर निगम का, इन 3 चुनाव में बीजेपी 2-1 से हारी है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी कहीं हारी नहीं, उसकी बम्पर जीत हुई है। गुजरात की जीत निश्चित तौर पर बम्पर है, लेकिन बीजेपी 2-1 से हारी है। और
इस जीत का जो जश्न मना जा रहा है, उस जश्न में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की हार को बीजेपी इग्नोर कर रही है, जबकि इस हार की भी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। तो ये तो गुजरातों की चुनाव की समीक्षा होगी जिस पर हम कल से चर्चा कर रहे हैं। और अब हम चर्चा करेंगे आज की जो महत्वपूर्ण अखबारों की खबरें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि जो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उठापटक चल रही है, सत्ता की उलझन बनी हुई है। और जो दूसरी बड़ी खबर है कि राज्यसभा में समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं करोड़ीमल मीणा, उन्होंने एक बिल पेश किया है। इसका बहुत विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने टेबल किया। चूंकि ये निजी विधेयक है, इसका बहुत महत्व नहीं है। जब तक सरकार का बिल नहीं होता है तब तक निजी विधेयक वैसे सामान्य तौर पर पास नहीं होते हैं। तो इन्होंने बिल लिया है। चूँकि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता एक मुद्दा बना हुआ था, इसलिए बिल लिया है। और एक और बिल आज पेश हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। वो था राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को लेकर, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निरस्त नहीं करना चाहिए था। तो उसको हो सकता है कि दोबारा से एक रीथिंकिंग हो रही होगी, सरकार दोबारा से कानून बनाए। मित्रों, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक चौराहे पर किसी ने लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पर इनकाउंटर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अपराधियों के मन में भय होना बहुत जरूरी है। अगर भय नहीं होगा तो वो अपराध करेंगे। तो इसलिए इस अपराध को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सही कहा कि अगर आप एक जगह लड़की को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर आपको गोली मार दी जाएगी। मित्रों, दिल्ली की जो महिला आयोग है दिल्ली का, उसमें आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं स्वाति मालीवाल, उन पर कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट सबमिट करें, उन पर मुकदमा चलाएं। क्योंकि जो दिल्ली महिला सभा बनाया गया था उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें अनियमितता पाई गई है। और स्वाति माहीवाल ने वो नियुक्तियां की थी, तो उन पर केस चलेगा। आज राज्यसभा में फिर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सांसदों को मुद्दे उठाने से पहले तैयारी करनी चाहिए, अध्ययन करके आना चाहिए। और कल भी उन्होंने सांसदों को बहुत टाइट किया था। उन्होंने कहा था गरिमा, शिष्टाचार और मर्यादा, इन तीनों का ध्यान रखें। और जो अपर सदन है उसमें ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे देश की जो हमारा सदन है उसकी सदन का अपमान हो। मित्रों, फीफा वर्ल्ड कप में उलटफेर हो गया है और ये उलटफेर बहुत भयानक है। ब्राज़ील बाहर हो गई है। क्रोएशिया ने ब्राज़ील को पेनल्टी शूटआउट में बाहर कर दिया। जो पूरा गेम हुआ था, फर्स्ट हाफ में ब्राज़ील हावी थी, उसने एक गोल किया था और 1-0 से ब्राज़ील आगे चल रही थी। लेकिन दूसरे हाफ में क्रोएशिया ने एक गोल कर दिया, तो दोनों एक एक की बराबरी पर आ गए। और जब ये मैच बराबरी पर छूटा तो फिर पेनल्टी शूट आउट दिया गया और उसमें 3 गोल क्रोएशिया ने मारे और ब्राज़ील ने 2 गोल मार पाया। एक उनका शूट आउट बेकार चला गया, खाली हो गया। तो एक पेनल्टी शूट आउट में ब्राज़ील बाहर हो गई है। तो ये बड़ा दुखद है कि एक टीम जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये टीम मैच जीतेगी और वो ले जाएगी, लेकिन अब ये एक जो रोमांच था, हालांकि क्रोएशिया भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जो रोमांच था वो रोमांच कुछ कम हो जाएगा। और जो कल के मैच होंगे वो मैच नीदरलैंड का होगा, आपका कल की जो क्वार्टर फाइनल होंगे तो कल का जो मैच होंगे उसमें भी सबकी नज़र रहेगी। और
उसके बाद ये 8 टीमों में जो क्वार्टर फाइनल हो रहा है उसके बाद सेमीफाइनल में पहुँचेंगे और सेमीफाइनल का अपना मज़ा होगा। लेकिन ब्राज़ील का बाहर होना एक वाकई दुखद रहा। टीम इंडिया का लक्ष्य बांग्लादेश को क्लीन स्वीप से रोक रहा है। 3 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने भारत को 2-0 से हरा दिया है, श्रृंखला जीत चुका है। लेकिन वो 3-0 न हो जाए इसके लिए कल के मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इसमें कोशिश होगी कि किसी तरह से बांग्लादेश को कम से कम एक मैच तो हरा दिया जाए। तो मित्रों, बाकी तो नवंबर में वाहनों की बिक्री का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। नवंबर में जो कारें हैं, वाहन हैं, उनकी खुदरा बिक्री जो हुई है 23 लाख कारें बिकी हैं, जबकि 2021 में 18,93,000 कारें बिकी थी। तो इस बार 23,80,465 कारें बिकी हैं, ये एक नया रिकॉर्ड है। और G20 की मीटिंगें हो रही हैं, इसमें जो भारत को अध्यक्षता मिली है उसमें एक ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। उसके लिए जगह जगह तैयारियां हो रही है, सभी राज्यों में इस फंक्शन होंगे, उसकी भी तैयारी हो रही है। और सरकार की तरफ से अलग तैयारियां हैं, प्राइवेट की तरफ से अलग तैयारियां हैं। प्राइवेट में खासकर जो उद्योग हैं, उद्योग के जो चैम्बर्स हैं वो अलग तैयारी कर रहे हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री अलग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास भारत को अपनी शक्ति, अपनी गौरवशाली हमारा जो संस्कृति है उसको दिखाने का मौका है, वो मिलेगा। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप चैनल देखते रहिए, इसे अप्रिशिएट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए कि मैं इसमें और क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।